Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net Channel. So देखिए आप जैसा कि जानते हैं हम क्रैश कोर्स 45 डेज में चले हुए हैं और जिसके अंदर आज हमारे पास जो है डे 6 है और आज फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की, वो कौन कौन सी हैं और जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर क्लास भाई ये होती है 5 बजे जिसमें हमको कंसेप्ट लेके आते हैं और कहाँ होती है, ये भी होती है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। सर ये क्या है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? देखिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, यानी कि एक चैनल यानी कि वो प्लेस जहाँ पर सारे की सारी जितनी भी एजुकेटर्स हैं CSIR नेट के लिए वाईफाई स्टडी पर प्रिपरेशन करा रहे हैं, सो उन सब एजुकेटर्स की वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च माय ओल्ड वीडियोस देन कहाँ जाएं आप, तो आपको जाना होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर। ओके नाउ देन रेगुलर क्लास में क्या होता है जी, हम की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, की पॉइंटर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट इज अ 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें आप आज हैं। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। धीमे धीमे क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, मिसलिनियस कर दिए जाएंगे जैसे जैसे नियर टू एंड होंगे। सो नाउ देन, और क्या प्लेटफॉर्म है जी, ये है वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म है और ये भी आपका 11:30 बजे होता है जी। ठीक है, सो दैट वाज अ थिंग अबाउट इट। तो सर क्या यही क्लासेस हैं या और भी हैं? वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर यही क्लासेस हैं। अब देखते हैं अदर क्लासेस के बारे में। यस, आई हैव एन स्पेशल क्लास ऑन अन अकेडमी। सो क्या सर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल अन अकेडमी की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाइए, लिख दीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप, यू विल गेट दिस ऐप। तो लर्निंग ऐप को इंस्टॉल जैसे ही आपने किया उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाते ही आपको मेरी सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। आपको सिर्फ जाना होगा कि भाई ठीक है, नेट एग्जाम की कैटेगरी में गए, यूजीसी से नेट पे क्लिक किया, वो पूछेगा आपसे मीडियम कैसा होना चाहिए, तो आप हिंदी मीडियम भरिएगा और मेरी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर लोगे। ठीक है ना, दैट इज अ थिंग। आफ्टर दैट इस पे क्या होता है सर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं हम, कभी 15, कभी 20, कभी 30। सो और रिवीजन भी होता है इसके अंदर आप लोगों का, और टेस्ट भी लिए जाते हैं इसके अंदर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो फ्री है, सो आप सभी लोग इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द फ्री क्लासेस। ओके ना, नाउ देन प्लस क्लासेस की बात करते हैं जी। प्लस क्लासेस मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी अन अकेडमी पे, और इसका टाइमिंग 10 नहीं है जी, 7 PM पर है। 7 PM है और एवरीडे है जी आपका अन अकेडमी पर, राइट, जिसमें मैं मॉडल अलजेब्रा को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। तो सर वो क्या है प्रोसेस सब्सक्रिप्शन लेने का? चलिए मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि भाई कैसे हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट जस्ट इंस्टॉल कीजिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को। जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पर एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज जहां पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया गया है। सो आपका जो भी मन कर रहा है कि हाँ भाई हमें 1 मंथ का लेके देखना है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, देखो बेस्ट तो 12 मंथ का होता है, बट ऐसा नहीं है, जो भी आपका मन कर रहा है यू कैन टेक दिस वन। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ MSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सॉरी MSc जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए 24 मंथ का, जो फाइनल के हैं ये कर चुके हैं उन लोगों के लिए आपका 12 मंथ का। 6 मंथ 12 मंथ में चूंकि देखिए प्राइस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने यूज कर दिया रेफरल कोड अमित S10, सो दैट मीन्स यू विल रिड्यूस दिस 6 महीने का आपका जो है वो 12 मंथ का है। ये आप नोटिस करोगे 12 मंथ में कितना सा फर्क आ गया, 1000 रुपए के फर्क के लिए क्यों फिर हम डिफरेंस करें मंथ के अंदर। सो दैट इज रीजन ओनली। ओके, सो ऐसा नहीं है बट आप ले सकते हैं इसका भी। तो ये डिफरेंस जो आता है ये आता है रेफरल कोड की वजह से, और रेफरल कोड है अमित10। ठीक है ना, सो प्रोसीड टू पे कर दीजिए। जैसे ही आपने प्रोसीड टू पे किया, यू विल रीच टू दिस पेज, आपको पास पेमेंट हो जाएगा जी। तो चलिए अब हम और फॉर्मल बात कर लेते हैं। क्या भाई, यहाँ पर है हमारे पास मैथमेटिकल स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न के नाम से। ये क्या है जी, स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। जो लोग बिल्कुल नए होते हैं उन्हें पहले पता होना चाहिए क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके का एग्जाम आता है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। और ये भी आपको वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में जा करके।
हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स ये भी, और बुक लिस्ट ऑफ द CSIR एंड मैथमेटिकल साइंसेस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इजिली बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना। दैट इज अ गुड थिंग। तो चलिए ये सब बातें तो हो गई हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में, मेरी अदर क्लासेस के बारे में। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं भाई जिसके लिए हम यहाँ हैं, क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्या दिया गया है जी, लेट फंक्शन बी entire function and f of z is less or equal to root of z mod of z की पावर 3/2, ओके, फॉर ऑल z belongs in C। सो जो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए, क्या, फंक्शन मेरा एंटायर फंक्शन है, फंक्शन मेरा एंटायर है, ये एनालिटिक हो सकता है कहीं तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर फंक्शन मेरे पास एंटायर है, सो एंटायर फंक्शन होने के बाद या तो वो कांस्टेंट हो जाए यानी कि बाउंडेड हो जाए, या फिर वो कैसा हो, जेड हो, ई की पावर जेड हो, मतलब पॉलिनॉमियल हो, ठीक है, ऐसा हो, साइन जेड हो, कॉस जेड हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, इस तरह का फंक्शन यानी कि अनबाउंडेड फंक्शन हो। दो ही नेचर थी पहली बात। लेकिन इसने क्या कहा, एफ जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है लेस और इक्वल टू रूट ऑफ जेड बाई 2। इसका मतलब कांस्टेंट वाली बात तो खत्म हो गई जी हमारी, कांस्टेंट वाली बात खत्म, यानी कि हमें इधर ही अप्रोच करनी है ये। फिर इसने कहा कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी। अब मन में क्या आया, सभी जेड के लिए ऐसा हो रहा है तो हम क्या कौन सा रिजल्ट याद रखें, तो आपके मन में आता है तुरंत से लिवियस थ्योरम, ये जनरलाइजेशन की बात कर रहा है जी, लिवियस थ्योरम की। सो कैसे बात करता है जी ये जनरलाइजेशन की, क्या होती है थ्योरम, तो मैं उस थ्योरम को स्टेट कर देता हूं कि अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है क्या है जी रिजल्ट, ये क्रॉलरी है, बस इसकी वजह से ही हम आइडेंटिफाई कर पाए जिसको कि मॉड ऑफ जेड, इसने फोर जेड के लिए कहा है। सो क्रॉलरी है ये लिवियस थ्योरम की जनरलाइज वर्जन की, ठीक है। क्या है, अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, फर्स्ट तो क्या, एफ जेड होना चाहिए जी एनालिटिक, बट यहाँ तो एंटायर है तो ऑब्वियसली एनालिटिक हो गया जी, फंक्शन एनालिटिक हो, और सबसे बड़ी बात क्या हो फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड का मॉडुलस जो है वो हमेशा ही लेस और इक्वल टू एम टाइम मॉड ऑफ जेड की पावर अल्फा हो, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन सी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेड बिलोंग्स इन सी, फॉर ऑल के लिए दिस क्वांटिफायर इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा है तब आपके पास, अगर ऐसा है तब क्या होता है जी, ऑब्वियस है एम भी ग्रेटर देन जीरो है और अल्फा इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज, ठीक है, दिस इज वैल्यू इज दिस वन। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन होगा, इसको इवन दो इक्वल टू भी कह सकते हैं हम, दिस कैन बी द इक्वल टू, यानी कि सिंपली बाउंडेड भी हो सकता है, उसमें हमें वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएगी। लेकिन कैसा फंक्शन होगा, देन आपके पास जो फंक्शन होगा द फंक्शन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट दैट फॉर्म, द फंक्शन विल बी ऑफ दैट फॉर्म a lambda time z की पावर अल्फा, और दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, greatest integer। So okay, so now then here what you conclude that आपके पास यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू क्या है इन योर केस, here what is the value of alpha, alpha is equal to 7/3। so अगर हम कहें हमारे पास फंक्शन एफ जेड आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू लेमडा की जगह हमने कोई भी स्केलर सी रख लिया है दोनों में से, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गए हमारे, इनकी तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, राइट। सो नाउ देन किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई है, तो हम देखते हैं, हमने सी रख दिया यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके बाद जेड भी रख दिया, और 7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या वैल्यू आ गई जी, सिंपली 2, दैट मीन्स f of z, this implies fz is equal to c z square। so d is the correct option। बी केयरफुल अबाउट दैट। हमारे मन में एकदम से क्या आता है कि ठीक है जी यूलर्स थ्योरम लगाओ, फंक्शन बाउंडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन बाउंडेड के साथ इसको भी ध्यान रखो जी, ये क्या है, जब ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जीरो थी, इसको खत्म हो जाता है, तो सीधा कांस्टेंट हो गया था आपके पास, राइट। लेकिन सर आपने तो हमें बताया कि ये जो है लिवलियस थ्योरम का जो जनरलाइज प्रिंसिपल था उसकी क्रॉलरी है, तो जनरलाइज प्रिंसिपल क्या है, तो चलिए जनरलाइज प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ मैं बार बार नोटिस करा रहा हूँ आप लोगों को, क्या भाई, ये फॉर ऑल जेड के लिए था ये केस, ठीक है, फॉर ऑल जेड। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट। अब हम जनरलाइज प्रिंसिपल पे ले आए, क्या, लेट एफ जेड बी एंटायर फंक्शन सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल दोज जेड सच दैट दिस, यानी कि ये रीजन के बाहर वाले पॉइंटों के लिए एक पर्टिकुलर आर दे दी, उस रेडियस के बाहर के लिए सेटिस्फाइड, देन एफ जेड इज व्हाट,
तो फंक्शन कैसा होगा। चलिए जी, इसको बोलते हैं हम जनरलाइज वर्जन ऑफ लिव-ल्यूज थ्योरम, ठीक है। सो नाउ देन क्या होता है इसमें, आपके पास क्या रिजल्ट है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आज काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके पास, हर एक क्वेश्चन को रिजल्ट के थ्रू किया गया है। सो पहली बात तो आपके पास फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। यहाँ तो एंटायर है, एब्जेक्ट हैज टू बी एनालिटिक, जो कि हमें क्या दिया गया है, फंक्शन ऑलरेडी, फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो भाई एंटायर है तो वो एनालिटिक भी हो गया पहली बात। उसके बाद क्या कहता है, फंक्शन एंटायर एंड एफ ऑफ जेड का मॉडुलस जो है एफ ऑफ जेड less or equal to, maximum value is less or equal to m time of mod of z की पावर अल्फा, जहां पर m भी ग्रेटर देन पॉजिटिव है और अल्फा कैन बी जीरो और ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तब आपके पास कैसे कैसे रिजल्ट्स आ जाते हैं जी, देखिए यही है हमारा जनरलाइज वर्जन ऑफ एल्बर्ट थ्योरम। 10 इफ में कंडीशन है थी तब एफ का एफ जेड किस फॉर्म का होगा जी, एफ जेड विल बी, और किसके लिए, ये जो इनइक्वल टू यू for all sufficiently large z, that is मैं कहूं आपको that is simply mod of z greater than r, ऐसी कोई कंडीशन दी है, not for all z, ठीक है, sufficiently large z के लिए, then fz will be of this form a naught plus a1z plus a2z square plus dot 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 plus AR, right? और simply z की power greatest integer alpha. Be careful about that. This alpha is a greatest integer की बात की गई है। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो हमें पता क्या लग गया, एफ जेड इस फॉर्म का हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए हमें क्या रीजन दिया गया है, ऐसा हमें रीजन दिया गया है जी, ठीक है। सो एफ जेड इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट हो सकता है। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ये सारे जीरो हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि इंक्लूड हो गया उसके अंदर ऑटोमेटिकली। बट आप नोटिस कीजिए आपके पास सबसे पहले आपके केस में हियर आपको क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, and then definitely what is the greatest integer of 3/2, this is nothing, that is equal to 1, so यानी कि 1 और 1 से छोटे, so constant तो ऑलरेडी लास्ट वाले में इंक्लूड हो गया जी, fz is a polynomial of degree less or equal to 1, यानी कि आपके पास फंक्शन कैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है इतना, रेस्ट तो खत्म हो गए ना, आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि यहां तक जाएगा ये, सो दैट मींस कांस्टेंट भी हो सकता है और आपके पास 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है जी। सो दैट इज ए थिंग, ऐसी चीजों को हमेशा ध्यान रखिए कि क्या कोई रिजल्ट तो नहीं लगा, हम रिव्यूज पे फिक्स हो जाते हैं, बट बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जी। तो क्या हो गया जी, अब और ऊपर वाले तो सबके सब फिनिश्ड हो गए, ठीक है। सी पार्ट में है, ऑब्वियस है कि कांस्टेंट इसमें आ गया है जी, आपका इमोट जनरल रिजल्ट है, सो दैट इज द रीजन ओनली। सो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या दिया गया है, which of the following continuous function is not an open mapping from C to C? Very good. क्या पूछा गया है, फंक्शन के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है कौन सा नॉट है, कहां से, सी के ऊपर, सी से सी के ऊपर दी गई है मैपिंग, राइट, और विच इज नॉट ओपन मैपिंग। ओके गुड, नॉट ओपन मैपिंग। तो भाई पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ओपन मैपिंग का एक रफ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि क्या होता है ओपन मैपिंग के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, लेट अस राइट डाउन। हम कहते हैं अगर हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो सिंपली ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, a non-constant analytic function maps open set into open set ओपन को ओपन पे मैप करेगा जी, बट कौन मैप करेगा जी, एनालिटिक फंक्शन, बस यही वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने क्या दिया, हमें बहुत सारे फंक्शन दे दिए जी, एक फंक्शन तो ये दे दिया, एक फंक्शन ये दे दिया, एक फंक्शन ये दे दिया। अगर ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, बिल्कुल है जी, हमें दिख रहे हैं, उसके बाद हमें क्या देखना हो, क्या ये एनालिटिक है या नहीं है, तो हमने देखा कि इन्हीं बात को हम देख लें कि ये एनालिटिक है या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसके पास चलता हूँ जी। ये क्या लिख सकते हो आप, जेड जेड बार की फॉर्म में लिख सकते हो। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। क्लियर क्या हो गया जी, नॉट एनालिटिक। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, ई टू द पावर जेड पड़ा हुआ है जी आपके पास, ई टू द पावर नहीं, क्या पड़ा हुआ है आपके पास, देखो क्या फंक्शन है, सिंपली हमारे पास तो सिंपली सिंपली सब में फिक्चर आता जा रहा है प्लस माइनस 4 को फॉर्म कर करके। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, ये फंक्शन भी एनालिटिक फंक्शन, दिस फंक्शन इज आल्सो द एनालिटिक फंक्शन। तो इतने सारे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या पूछा गया है, नॉट की बात की गई है जी। सो दैट मीन्स ये सारे रिजल्ट तो ट्रू हो रहे थे। ये क्या था, एफ जेड इज, ये ओपन को ओपन में मैप कर देगा, ये भी ओपन को ओपन में मैप कर देगा, ये भी ओपन पे ओपन मैप करेगा। फर्स्ट फॉल्स कौन सा है, ये वाला है जी, यही आपके लिए रिजल्ट है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई चलिए इसको अगर ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि क्या आपके पास आंसर आ जाता है जी। यही है वो फंक्शन जो ड्यू टू द नॉट कहा है, हमें नॉट कहा है, नॉट एन ओपन मैपिंग टू ओपन। तो एनालिटिक ये नहीं है जी, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारे फंक्शन मैप कर देंगे ओपन को ओपन पे, प्रोवाइडेड दिस वन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द फॉल्स वन बट करेक्ट। ओके, दैट्स द थिंग। सो चलिए, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये ओपन मैपिंग पे थ्योरम था, क्वेश्चन था, और जो कि हमें डायरेक्टली अप्लाई करना था। ऐसा कभी भी एग्जामिनर आप लोगों को दे सकता है कि कोई फंक्शन दे देगा और रीजन दे देगा, ऐसा कोई दे देगा, ठीक है जेड दिया हुआ है जी, कोई सेट दे देगा जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, ठीक है, आप बता दीजिए जी इसको एस कह देते हैं, एस इज ए सेट, और एस यहाँ पर दे दिया, तब आपसे पूछ लेगा कि बताइए कहाँ मैप करेगा। अब आपको एफ जेड देखना होगा कि वो एफ एस जो आ रहा है हमारे पास क्या वो एनालिटिक है नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन एग्जामिनर पूछता रहता है, केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये लीजिए आ भी गया ऐसा ही कुछ। हमें क्या कहा गया, कंसिडर द फंक्शन एफ सी टू सी एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर जेड। सो क्या कहा गया, एफ एक फंक्शन है सी से सी के पास, राइट, पूरे कॉम्प्लेक्स पे, और एफ ऑफ जेड कैसा है जी, जेड ई की पावर जेड, विच आर फॉल्स, फॉल्स के लिए पूछा है जी, बी केयरफुल अबाउट दैट फॉल्स। सो अब आप नोटिस कीजिए क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, यस जी बिल्कुल एनालिटिक फंक्शन है। सो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा, हमें तो बताया नहीं था। अब इसने क्या कहा, एफ ऑफ, फर्स्ट ए ऑप्शन की बात करते हैं अगर हम, इसने कहा एफ किसका, इसको पूरा पूरा इसने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास है जेड belongs in C such that mod of Z less than 1, यानी कि मेरे पास एक ओपन यूनिट डिस्क थी, उसके अंदर से जितने भी जेड हैं, जितने भी जेड हैं, ओपन आ गई ना, ओपन रीजन, पूरा ओपन रीजन इसने क्या किया, दैट इज गोइंग टू बी मैप इज नॉट एन ओपन सेट। भाई एनालिटिक फंक्शन है, बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम इट हैज टू मैप टू द ओपन, तो ओपन पे मैप करना चाहिए, इज नॉट ओपन सेट। तो क्या पूछा है, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ओपन को तो ओपन पे मैप करता है ना, तो दिस इज व्हाट इज दिस फंक्शन एनालिटिक, राइट। ओपन हमारे पास पूरी की पूरा ओपन सेट है ये, दिस इज द ओपन सेट, ओपन सेट को ओपन पे मैप करना चाहिए, इसने कहा इज नॉट ए ओपन सेट, तो क्या बात होगी जी, तो फॉल्स हो गई है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नाउ देन फॉल्स ही हमें चाहिए था। उसके बाद इसने क्या कहा, एफ सच दैट जेड बिलोंग्स इन सी, क्लोज्ड को इज नॉट ए ओपन, ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया जी, इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। नाउ देन एफ ऑफ जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इज ए क्लोज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया जी। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा बचा है जी, पहले वाला, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, ठीक है, यही हमें फॉल्स को भी ढूंढना था। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है जी, क्लोज के लिए कुछ नहीं कहते हम लोग, ठीक है, ओपन के लिए होता है। सो दैट मींस दैट्स व्हाट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और ये हमारे पास क्या है, सर्किल का है, सर्किल क्लोज को क्लोज पे भेज दिया इसने, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बट फर्स्ट वन इज द फॉल्स, सो दिस इज द आंसर, क्योंकि हमें फॉल्स को ढूंढना था जी। इज इट, आई होप क्लियर टू यू। आप लोगों को ओपन मैपिंग में ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यही दे, हो सकता है आपको सिंपली जेड स्क्वायर दे दे, हो सकता है सिंपली साइन जेड दे दे। तो आपको ये देखना होगा कि फंक्शन एनालिटिक है नहीं है, और इनको भी आइडेंटिफाई करना होगा कि किसको मैप कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ओपन सेट किसी और तरीके से दे रखा है उसने, ठीक है ना। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी। Now then come to the next question. Next question में दिया गया है let d is equal to z
Z belongs in C such that mod of Z less than 1. Then which of the following are correct? पहली बात तो नोटिस कर ली, करेक्ट की बात कर रहा है। और डी कैसी है, एक ओपन डिस्क है। जी के अंदर कौन से पॉइंट आ रहे हैं, जो कि mod of Z less than 1 से है। सो दिस में सारे के सारे इनसाइड के हम पॉइंट कहेंगे जो जिसके अंदर आए, ओपन डिस्क है, राइट। There exists a holomorphic function d to d with f of 0 is equal to 0 and f dot 0 is equal to, बिल्कुल गलत हो गया जी। क्यों गलत हो गया जी, मुझे कैसे पता लगा? देखो जी, जब ओपन डिस्क दी है हमें और फंक्शन कह रहा है होलोमॉर्फिक एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहा है, डी से डी के ऊपर f0 पे 0 डेरिवेटिव पे वैल्यू 2, तो मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया कि कौन सा रिजल्ट हो सकता है जी, और याद आया स्क्वाज लेमा है जी। तो क्या होता है स्क्वाज लेमा? सबसे पहले हम स्क्वाज लेमा को लिख लेते हैं जी, ठीक है, सो दैट यू विल नो। So, what the squarce lemma says? क्या कहता है जी स्क्वाज लेमा? आपके पास, मैं इसको रफली लिख रहा हूं कि कैसे फंक्शन मेरे पास एक एनालिटिक होना चाहिए। दैट मींस देखो उसने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, इज आस्किंग अबाउट द एग्जिस्टेंस। सो फंक्शन fz हैज टू बी एनालिटिक, fz इज एनालिटिक इन ओपन डिस्क, पहली बात। सो ओपन डिस्क, अब अपना पहले वाली बात स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या कहा, ओपन डिस्क के अंदर डी, सो डी कहा है ना, और डी क्या है हमारे पास, डी इज ए ओपन, फर्स्ट थिंग। सो और इसमें जो हमारे पास अगर फंक्शन एनालिटिक है विद कंडीशंस क्या, एफ एफ जेड का जो फंक्शन का जो मॉडुलस है दैट हैज टू बी लेस और इक्वल टू 1 एंड 0 पे जो वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। तब आपके पास कई कंडीशंस आ जाती हैं जी, ठीक है। ये कई तरीके से वेरी करता है, कई फॉर्म है इसकी। सो दैट मीन्स वन ऑफ द फॉर्म इज दिस वन, कि जो एफ जेड का मॉडुलस होती है जी, इसकी हम बात करें दैट इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सेकेंड की हम बात करें जी, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पे दैट हैज टू बी लेस और इक्वल टू 1। और थर्ड अगर हम एक और भी बात करें, जो एफ डैश जेड का डेरिवेटिव होता है वो दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ जेड। सो ये सारी कंडीशंस के हेल्प से ही आप पूरे ऑप्शंस को अपने डिस्कार्ड कर सकते हो। तो चलिए सर, ये तो आपने लिख दी इतनी सारी कंडीशंस। सो अब लेट अस सी दैट वन। अगर मैं कहता हूं कि एफ डैश 0 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए जी, एफ डैश 0 पे लेस और इक्वल टू 1 आनी चाहिए। बाय दिस वन में डायरेक्टली किसने क्या कहा, डेरिवेटिव की एट 0 पे वैल्यू 2 है, इसलिए एकदम से ही ये आउट हो गया। इसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 हो सकती थी जी केवल। सो दैट मींस अंदर की कोई वैल्यू देता तो मैं कह सकता था कि एग्जिस्ट करता है जैसा फंक्शन, एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। अब हम बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड में क्या कहा, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन डी से डी के ऊपर विद दिस कंडीशंस। हमें कंडीशंस दी गई एफ ऑफ 3/4 की वैल्यू है आपके पास 3/4, ठीक है जी। एफ डैश 2/3 की वैल्यू क्या दी गई है जी, 3/4, ओके जी। अगर हम अपनी लास्ट इनइक्वालिटी पे आते हैं तो आप नोटिस कीजिए एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो गई जी, 3/4। सो मैंने लिख दिया 3/4। लेस देन कितनी होनी चाहिए जी, दैट हैज टू बी जो जेड है, और जेड क्या है इसके अंदर आप नोटिस कीजिए, जेड इज 2/3। सो क्या ये ट्रू होती है, 9 लेस देन 8 है, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये भी गलत हो गया जी, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बट आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं सी वाले पार्ट पे चलता हूं, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन डी से डी, वापस सेम सिचुएशन, 3/4 पे वैल्यू 3/4, ये मॉडुलस लगाना है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सो दैट मीन्स अगेन हमारे पास वैल्यू मिल जाती है जी। सो दैट मीन्स दैट होल्ड हमारे पास, सो दिस इज द थिंग, नो लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, ये हमारे पास ये भी होल्ड हो गया जी सी। So we have to be careful about such type of the questions कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कौन सा उसमें रिजल्ट लगे। और देखिए स्क्वाज लेमा की 3-4 जो है क्रॉलरी हैं, आपको बिल्कुल उनको सबको सभी क्रॉलरीज को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने एक पार्ट इसके अंदर ये ऐड कर दिया है, बाउंड्री की बात भी की गई है उसमें कि बाउंड्री पे भी ये मैप कर जाएगा, राइट। सो कभी कभी इनसाइड की बात करता है तो इनसाइड पे, डेरिवेटिव पे और ओरिजिन पे क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीजें अलग अलग की हैं। सो मैंने जैसे कि यहाँ पर मर्ज करके एक एक्सप्रेस में लिख दी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सारी की सारी एक जैसी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जस्ट आई वुड लाइक टू कन्वे यू दैट व्हाट यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट। आपको देखना चाहिए कि क्या ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क है तो इन सब बातों से आप बताएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, और किस पे केस किए क्वेश्चंस किए हैं, हमने थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उन पे हमने अप्लाई करना सीखा है। सो
आप थे वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट पे और वीडियो देख रहे थे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट को। और मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके, अपने अकाउंट बना करके, विच इज फ्री। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।